हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे कुलदीप संचेती चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फाइनेंस आईपीओस एंड लेटेस्ट स्टॉक अपडेट। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 54 ऑनवर्ड्स करने वाले हैं एंड अभी फिर इस वीडियो के अंदर हमारे मैक्सिमम ओवरऑल बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे बचेंगे रीपर्चेज एग्रीमेंट वगैरह के। उसमें अपन देखते हैं कैसे करेंगे, वो अगली एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने 53 कंप्लीट कर लिया है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 जो है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक है। ओके, मतलब यहाँ पे गलतियाँ अगर आप पहली बार कर रहे हो और आप गलती ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें घबराना नहीं है अगर आपको थोड़ा टेक्निकल लगे तो। ओके, मतलब मैंने बाकी टीचर्स को भी देखा है, मोर देन 1 आवर्स उन्होंने इसको कवर कराने में भी लिए हैं। तो एक बार मैं आपसे फटाफट डिस्कस करता हूँ और देखना जो मेन थिंग है ना, मैं आपको वो हाईलाइट करा दूंगा। तो आपको पूरे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, इसके अंदर जो मेन थिंग है ना, चलो मैं यहाँ पे साइड बाय साइड लिख भी देता हूँ साथ में। देखो, इसके अंदर सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं जो ये कस्टमर को दे रहे हैं, ओके, वो क्या है, वो इनकी लायबिलिटी है जब तक वो रिडीम नहीं हो जाते हैं। ओके, जब तक वो रिडीम नहीं हो जाते हैं तब तक वो इनकी लायबिलिटी रहेगी। सेकेंड पॉइंट कि ये सेल्स की अकाउंटिंग अलग करते हैं। ओके, एंड जब लॉयल्टी पॉइंट रिडीम होंगे तो उसकी अकाउंटिंग सेपरेट कर रहे हैं। ओके, एंट्री क्या होती है, लॉयल्टी पॉइंट को अगर आप रिडीम करोगे तो नॉर्मली जब इशू किया होगा तब एंट्री क्या होगी। ओके, जब इशू किया होगा तब एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक डेबिट हुआ होगा, टू सेल हुआ होगा, ओके, और टू लॉयल्टी पॉइंट लाइबिलिटी। ओके, लॉयल्टी लाइबिलिटी आप बोल सकते हो। ओके, ये वाली अमाउंट ऐसे हुई होगी इनकी एंट्री। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार है ना इसके थोड़े से नोट्स लिखा देता हूँ साथ में वन नोट के अंदर। सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये हमारा लॉयल्टी पॉइंट वाला क्वेश्चन है, लॉयल्टी पॉइंट वाले क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें आपको पहले एक बार समझनी पड़ेगी कि क्या होता है, लॉयल्टी पॉइंट की अकाउंटिंग कैसे होती है। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कितने पे ऑफर कर रहे हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स मतलब एक तरह से ट्रांजेक्शन कैसे होता है। एग्जांपल के लिए ये आप हैं, ओके, आप हो, आप गए किसके पास में, एक कंपनी के पास में। ये कौन है, जो कि मान लो फ्लिपकार्ट है। ओके, फ्लिपकार्ट के पास गए, ओके, और उन्होंने बोला आपको कि आप जितनी भी शॉपिंग करोगे ना, हम आपको उसके ऊपर सुपर कॉइन देंगे। क्या देंगे, सुपर कॉइन। सुपर कॉइन बोल दो या फिर इसको लॉयल्टी पॉइंट बोल दो, एक ही बात है। ओके, कितने देंगे, अगर आप हमसे 500 रुपये की परचेज करते हो एग्जाम्पल के लिए, तो हम आपको उस पर 10 सुपर कॉइन्स देंगे। ओके, इन सुपर कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी, पर सुपर कॉइन आपको 0.50 पैसे आपको मिलेंगे। यानी कि 10 सुपर कॉइन अगर आपके पास हैं तो आपको 5 रुपये मिल जाएंगे। अंडरस्टूड। ये हमारा सेलिंग वैल्यू का कितना हो गया, 1%। 500 का 5 रुपये कितना, 1%। यानी कि अल्टीमेटली ये बात हुई कि वो कंपनी बोल रही है कि जितने हम आपको सेल करेंगे ना, उसका 1% हम आपको कैश है वो दे देंगे। कैश देंगे नहीं, कैश का ऑप्शन दे देंगे। आप अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास आते हो तो हम आपको क्या कर देंगे, उतना पेमेंट आप हमें सुपर कॉइन से कर सकते हो या लॉयल्टी पॉइंट से आप हमें उतना पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्लिपकार्ट है, ओके, और ये जो बंदा है, ओके, ये बंदा अभी एग्जांपल के लिए मैं डेट लेके चल रहा हूँ, 1 जनवरी 2022 को ये गया। इसने यहाँ पे है वो एक डेल का नहीं, यहाँ पे एक है वो एप्पल, मान लो आईफोन ख़रीदा है। और आईफोन कितने का पड़ा इसको, रीफर्बिश ख़रीदा था तो 15,000 रुपये का इसको आईफोन पड़ा। ओके, इसके ऊपर 15,000 पे मान लो वो यही सेम स्कीम अप्लाई करता है, 500 रुपये पे 10 कॉइन। तो इस पे इसको कितने लॉयल्टी पॉइंट मिले होंगे,
यहाँ पे इसको लॉयल्टी पॉइंट मिल गई फ्री ऑफ कॉस्ट 15,000 के ऊपर 500 से डिवाइड करो, इसको कितना आया 30 इंटू 10 300 इसको लॉयल्टी पॉइंट यहाँ पे मिल गए। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 300 इंटू 0.5 यानी 150 रुपये इसकी वैल्यू है। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है कि इस तरह से है। अब ये बंदा पे कितना करेगा फ्लिपकार्ट को, ये फ्लिपकार्ट को 15,000 ही पे करने वाला है, लेकिन फ्लिपकार्ट इसको क्या दे रहा है 15,000 के अगेंस्ट में एक तो 15,000 का आईफोन दे रहा है। ओके, और एक 150 रुपये का फ्री वाउचर दे रहा है, जो कि वो बाद में भी कभी भी है वो फ्लिपकार्ट के पास में लाके फ्लिपकार्ट से क्या कर सकता है उतने रुपये का कोई भी सामान खरीद के ले जा सकता है। ओके, तो 150 रुपये का उसको एक ये वाउचर भी चला गया, या फिर लॉयल्टी पॉइंट बोल दो 300 पॉइंट की, जिसकी वैल्यू 150 रुपये है, तो वो भी बेनिफिट गया। तो अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे क्या दिया, ये जो बंदा है इसने यहाँ पे दिए 15,000 रुपये। ओके, और फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे क्या दिया, फ्लिपकार्ट ने 15,000 का तो एक फ़ोन दिया है, ठीक है, फ़ोन दिया है जिसकी वैल्यू है 15,000 रुपये, एंड सेकंड लॉयल्टी पॉइंट दिए हैं जिनकी वैल्यू है 150 रुपये, जिसके अगेंस्ट में वो कुछ भी मान लो कल जाके वो साबुन खरीदता है। ओके, वो क्या खरीदता है साबुन खरीदता है, तो उस केस में भी वो 150 रुपये की साबुन खरीद सकता है। तो अल्टीमेटली 15,000 का फ़ोन और 150 रुपये की साबुन है वो फ्लिपकार्ट इसको देने वाली है। कितने रुपए के अगेंस्ट में 15,000 में, तो ये इनकी क्या होगी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो टोटल कितना हुआ 15,150 की चीज़ अगर वो 15,000 में दे रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस 15,000 के अंदर, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा थर्ड स्टेप्स था ना डिटरमाइन करना ट्रांजेक्शन प्राइस रेवेन्यू का, तो डिटरमाइन तो कर लिया, ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है 15,000। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेज आ जाएगी जो कि है अलोकेट करना ट्रांजेक्शन प्राइस को इनटू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है 2 है, एक तो ये 15,000 की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और एक ये 150 की। तो इन दोनों के अंदर इसी रेशियो के अंदर अगर आप 15,000 को डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, कितनी आ रही है, एक सेकेंड में आपको करके दिखा देता हूँ। 15 डिवाइड बाई 15.15 तो ये आया 0.99 इंटू 15,000, ये आया 14,851.49 रुपीज़, और इसका वैल्यू आ गया 148.51 रुपीज़। ओके, तो ये दोनों की वैल्यू हुई और ये 15,000 है, तो ये इतनी मेरी इसकी रेवेन्यू और इतनी मेरी इसकी रेवेन्यू है। गॉट इट, ये अगर आपको समझ आ गया है तो ये तो हमने क्या किया है पहले तो सिर्फ डिटरमाइन किया है कि लॉयल्टी पॉइंट की वैल्यू क्या थी। ओके, और फिर मेरी एक्चुअल सेल्स वैल्यू क्या थी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि अकाउंटिंग हम क्या करते हैं। अकाउंटिंग हम क्या करेंगे, अब जब लॉयल्टी पॉइंट दिए हैं तब मेरी सेल की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे सेल की एंट्री सिंपल मैं ये करूँगा, देखो मेरे को बैंक से या फिर कैश से रुपए मिला होगा तो अकाउंट डेबिट। ओके, टू मैं क्या करूँगा सेल्स बोल दो या फिर रेवेन्यू बोल दो। ओके, नॉर्मली यही एंट्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने लॉयल्टी पॉइंट दे दिए हैं तो इसके कारण फ्यूचर में वो कस्टमर आके मेरे से कभी भी उतने पॉइंट रिडीम करा सकता है, मेरे को पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो मेरी एक तरह से क्या होगी लॉयल्टी लायबिलिटी मेरी यहाँ पे हो गई है। एंड ये कितना होगा पूरा का पूरा 15,000 रुपये मैंने रिसीव किया है। और अब हम यहाँ पे रेवेन्यू की अमाउंट बता देंगे जो कि हमने स्टेप 4 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है 14,851.49 एंड 148.51 रुपीज़। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया एंट्री हो गया ऑन द डेट ऑफ सेल। ओके, अब बात करते हैं अपन सेकेंड दिन की, जब हम क्या कर रहे हैं लॉयल्टी पॉइंट को रिडीम कराने वो बंदा आ रहा है। अब अगर वो लॉयल्टी पॉइंट्स को है वो क्या करा रहा है रिडीम करा रहा है, क्या करवा रहा है वो रिडीम। तो रिडीम करवाते टाइम वो क्या एंट्री करेगा, सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रखी थी तो उसको डेबिट कर देगा, लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट टू सेल्स या रेवेन्यू अकाउंट। ये कितना आ जाएगा 148.51 148.51 अगर वो इफ फुल्ली रिडीम्ड। ओके, ये तो था केस 1, ये क्या था हमारा केस 1 था, मतलब ऐसा होगा नहीं
लेकिन ये अगर वो फुली रिडीम कराने आ जाता है तो ऐसा ही होगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको केस 2। केस 2 में क्या है कि अगर वो फुल्ली रिडीम हो गया तो, अगर वो फुल्ली रिडीम नहीं होता है और वो बंदा आता ही नहीं है, ओके, पर्सन डजंट कम, डिडंट केम, ओके, तो फिर वो ये लॉयल्टी पॉइंट्स उसके रहेंगे ही नहीं, अगर वो आता ही नहीं है वापस। तो उस केस में क्या करेंगे फिर हम 148.51 जो इसके लाइबिलिटी में पड़ा है, अपन उसे लाइबिलिटी से हटा के लॉयल्टी पॉइंट्स लाइबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू के अंदर हम क्रेडिट कर देंगे। भाई उसके तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो ना, यहाँ पे तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बची, वो बंदा आया ही नहीं, वो आता तो देते ना हम उसे, वो आया ही नहीं तो हमें क्या करना है, अब नहीं आया तो नहीं आया। केस 3 क्या हो सकता है यहाँ पे, केस 3 ये हो सकता है कि बंदा आया, ठीक है, और उसने कुछ रिडीम करवा ली, तो जो रिडीम करवा ली है, ओके, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो रिडीम नहीं कराई है, जो रिडीम करा ली, देखो जैसे रिडीम करा ली, पार्शियल रिडम्पशन है, ओके, तो पार्शियल रिडम्पशन के केस में भी क्या होगी एंट्री, जो हमने केस 1 में की थी, भाई जितना रिडीम हो गया उतने अमाउंट से हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी का बैलेंस कंटिन्यू रहेगा बैलेंस अमाउंट के लिए। और अगर वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है कि नहीं अब हमारी लाइबिलिटी नहीं बची, कस्टमर नहीं आएगा, तो फिर अपन उसे रेवेन्यू में ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। अब केस नंबर 4 क्या हो सकता है कि है ना, हमने ही रीअसेस किया, यहाँ पे क्या है, लाइफ अनलिमिटेड है, मतलब कि वो कभी भी आ सकता है, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक आ सकता है। तो अब हमने असेस किया कि एग्जांपल के लिए कि ना, टोटल एग्जांपल के लिए यहाँ पे 148.51 था, ओके, तो अब इसमें से हमने असेस किया कि देखिए अभी तक तो हमने ऑलरेडी रिडम्पशन कर दिया है, ऑलरेडी रिडीम्ड, ओके, ऑलरेडी रिडीम हो चुका है हमारा, कितने का, 100 रुपये का, ओके, और हमें लग रहा है कि जो बचा हुआ 48.51 है ना, उसमें से मैक्सिमम है वो कितना होगा, 30 रुपीज़ का है वो रिडम्पशन और हो सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है, ओके, और बचा हुआ 18.51 का नहीं होगा, ओके, वो नहीं होगा। तो अब पता है, ये तो मैंने आपको बोला है किसके फिगर के अंदर, मैंने आपको बताया है रॉयल्टी पॉइंट के फिगर्स में, लेकिन क्वेश्चन से आपको यहाँ पे पूछेगा सेल्स के फिगर में कि उसका इतना हो चुका है और अभी तक इतने 48.51 पेंडिंग है, ओके, 48.51 पेंडिंग है, और अब उसे ये नहीं लग रहा कि जो उसकी सेल्स होगी ना वो इससे ज़्यादा एक्सीड करेगी, तो बताओ वो इसको कैसे अकाउंट फॉर करेगा, और यही वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के साथ साथ में कि अपन इसको कैसे करने वाले हैं। एक बार मेरे को बस आपका थोड़ा ब्रीफ बनाना था कि एंट्री कैसे करते हैं, तो एंट्री इस तरह से करते हैं, ओके। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आए हम क्वेश्चन के ऊपर वापस, एंड अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना चालू करने वाले हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि केके लिमिटेड है, वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है, क्या चीज़, डिपार्टमेंटल स्टोर, जो कि उसे 10 पॉइंट्स अवॉर्ड करते हैं फॉर एवरी परचेज ऑफ ₹500 विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय द कस्टमर फॉर फर्दर शॉपिंग विद द सेम मर्चेंट, कि सेम मर्चेंट के साथ में फर्दर शॉपिंग के लिए होगा। ईच पॉइंट इज़ रिडीमेबल, वो रिडीमेबल होगा ऑन एनी फ्यूचर परचेजेस ऑफ केके लिमिटेड्स प्रोडक्ट विद इन 3 ईयर, अगले 3 साल में अगर केके लिमिटेड के प्रोडक्ट की कोई भी वो फर्दर सेल होती है ना, तो 3 साल के अंदर वो उसको क्या कर सकता है, रिडीम। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, टाइमलाइन आ गया कि 3 साल, अगर 3 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, और वो बंदा नहीं आता है, तो फिर अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे उठा के रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे 3 साल में अब आगे क्या होने वाला है वो पूरा बता रहा है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना है कि 3 साल का टोटल पीरियड है, ओके ओके। हर एक पॉइंट की वैल्यू वो 50 पैसे हैं, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, और 500 पे 10 रुपये 10 पॉइंट देता है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 2017-18 एंटिटी ने अवॉर्ड किए हैं 1 करोड़ पॉइंट्स। 1 करोड़ पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50 पैसे के हिसाब से 50 लाख रुपए यहाँ पे उसकी अवॉर्ड की वैल्यू हो गई है, ओके। और ये कब हुई, 2017-18 में। तो अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2017-18, ठीक है, ये पहला साल हो गया,
फिर 2018-19 और फिर आ गया 2019-20। ओके, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 31/3/20 इसका लास्ट डेट है, राइट, टू क्लेम सच अवार्ड ऑन एन एवरेज। ओके, तो एंटिटी ने 1 करोड़ का अवार्ड दिया है। अब ये कह रहा है कि 31/3/20 को, ओके, 31/3/20 अगले 3 साल है यहाँ पे क्या लिखा है, विद इन 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स यानी 2017-18 में तो बेचा ही है, तो 2018-19, 19-20 और 20-21, यहाँ पे 3 साल, ये वाले 3 साल है। ओके, तो इन तीनों में वो सेल कर सकता है। अब यहाँ पे 1 करोड़ में से ये कह रहा है कि इस दिन, किस दिन, ये जो था इस ईयर के एंड पे 31/3/20 को, वो कह रहा है कि सिर्फ 18 लाख पॉइंट बचे हैं। 18 लाख ना, हाँ, 18 लाख पॉइंट्स रिमेनिंग है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बचे हुए टोटल कितने थे, 1 करोड़। 1 करोड़ में से अगर 18 लाख गए तो 82 लाख है, वो कब हो गया, 31/3/20 तक ऑलरेडी रिडीम हो चुका है। सिंपल, इसमें कोई डाउट है? यही कि 31/3/20 तक है वो ऑलरेडी रिडीम हो चुका है। कितने का, 18 लाख का जो प्रोपोर्शन है वो वाला, नहीं सॉरी, 18 लाख तो बाकी है, तो मतलब 82 लाख का है वो ऑलरेडी रिडीम हो चुका है। तो ग्रेट, हमें पता चला। और अब वो ये कह रहा है कि जो ये 18 लाख है ना, इसमें भी सिर्फ 80% है वो रिमेनिंग रहेगा, जो कि फ्यूचर में डिस्काउंट फॉर होना है। 80% है वो फ्यूचर के अंदर डिस्काउंट फॉर होगा। कंपनी ने अप्रोच किया है आपकी फर्म को फॉलोइंग क्वेरीज के रिगार्डिंग एंड पूछा है कि भाई हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए, जनरल एंट्री बताइए कि क्या करें अंडर इंडियस फॉर दीज अवार्ड पॉइंट्स, इन अवार्ड पॉइंट्स के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ में, या सी, यहाँ पे जो काम की इन्फॉर्मेशन मैं वो लिख रहा हूँ। ओके, सबसे पहले इसने कहा कि 1 करोड़ के लॉयल्टी पॉइंट्स हमने इशू किए हैं, ओके, 2017-18 में, जो कि अगले 3 साल में 2018-19, 2019-20 एंड 2020-21। ओके, जब ये वाली डेट थी मेरी, इस दिन 31/3/20 को ये बोलता है कि हमारे ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं 82 लैक्स और इतने मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा है। क्लोजिंग कितने बचा है, 18 लाख का। और ये कह रहा है कि इस पीरियड के अंदर भी मेरा 18 लाख के ऊपर ओनली एट द रेट 80% ही होगा। ओके, तो मतलब कि अराउंड 14,40,000 पॉइंट्स ही रिडीम होंगे। तो मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करूँगा ना, यहाँ पे नहीं सॉरी, ऊपर यहाँ पे 2017-18 में अगर इसने लॉयल्टी पॉइंट इशू किया है तो इस दिन इसने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है। तो इस दिन जो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किए ना, ओके, उसको एक तो यहाँ पे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा इसके रिडम्पशन के लिए, ओके, और एक इसके रिडम्पशन के लिए अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये जो लाइबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की होगी ना ऊपर, वो एक तो ये वाले पॉइंट के लिए और एक ये वाले पॉइंट के लिए, इन दोनों के लिए ही होगी, यानी कि 82 लाख के लिए एंड 14,40,000 के पॉइंट्स के लिए। तो टोटल मिला के 96,40,000 पॉइंट्स के लिए ही वो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। समझ गए? और इस प्रोपोर्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अब हर साल में जितने पॉइंट्स क्लेम होंगे इस प्रोपोर्शन के अंदर है वो हम उस पॉइंट की रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एक देखो, अब हमें यहाँ पे निकालनी है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे कि भाई कितना होने वाला है। लेकिन उससे पहले चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट शुड बी द रिकॉग्निशन टू बी डन फॉर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन ए पर्टिकुलर डे, कि किसी पर्टिकुलर डे में अगर हमने 10 लाख का माल बेचा है तो बताओ हम क्या जनरल एंट्री करेंगे। ओके ग्रेट, तो सी व्हाट कुड बी द जनरल एंट्री वी विल डू। ओके, ये है पहला पॉइंट। तो जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं। कस्टमर हमें पे करेगा 10 लाख, ओके, ये है हमारा कस्टमर साहब, ओके, चश्मे लगा रखे इन्होंने, ये हमारे कस्टमर साहब हैं। ओके, कस्टमर साहब हमें कितने पे करेंगे, किसी भी दिन में 10 लाख रुपए पे करेंगे। ओके, और ये हम हैं, ठीक है, ये हम हैं, हम कितने पे करने वाले हैं इसको, हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट थिंग, हम उसे गुड्स देंगे 10 लाख रुपए का। ओके, एंड सेकेंड थिंग हम उसे क्या देंगे, लॉयल्टी पॉइंट्स देंगे, जिनकी वैल्यू कितनी होने वाली है
लॉयल्टी पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 10 लाख रुपए के ऊपर। अगर 10 लाख है तो 10 लाख का 1% कर लो सीधा, ये मेरी 10,000 रुपये के क्या आएंगे, लॉयल्टी पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो मतलब कि मैं उसे 10 लाख 10,000 का सामान है वो कितने में देने वाला हूँ, सिर्फ 10 लाख रुपए में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एसएसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, तो ये मेरी आ गई 9 लाख, मतलब कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना इसके लिए मेरी आ गई 9,90,000 9,90,090 रुपये। ओके, ये नहीं आएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दस हज़ार डिवाइड बाई 10 लाख 10,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है 10,000, 10 लाख, यानी कि 9900 रुपये पॉइंट 99 रुपये। तो ये इन दोनों की प्राइसेस आ जाएगी। तो अब जनरल एंट्री करते हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट। ओके, और ये कितनी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे पूरे 10 लाख रुपए आएंगे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। ये जो मेरी सेल्स, ये मेरी जो लॉयल्टी आने वाली है वो 9900.99 रुपीज़ आएगी। ओके, एंड जो ये वैल्यू आनी है वो कितनी आएगी, 9,90,000 और 9,90,099.01। ओके, तो ये यहाँ पे फिर मेरा टोटल, इन दोनों का जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 10 लाख के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आ गया आपको। पहला पॉइंट का आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। ये देखो 9,99,091 और ये तो बैंक डेबिट से टू सेल्स टू लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम 9901 रुपये। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा हो गया। ओके, अब चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट के अंदर कि भाई किस तरह से हम रिडम्पशन करेंगे ट्रांजेक्शन का। इन द ईयर 2017-18 द कंपनी हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू प्रेजेंट द सेल ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस। टोटल सेल्स ऑफ द एंटिटी इज ₹5,000 लाख। कि जो टोटल सेल है वो एंटिटी की अगर 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ है तो उस केस के अंदर हमें ये बताओ कि जो रिडम्पशन ट्रांजेक्शन है वो किस तरह से रिकॉर्ड होगा 17-18 में। ओके, चलिए करते हैं। सो लेट्स गो फॉर दिस। यहाँ पे रिडम्पशन ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है 17-18 में। ओके, और कंपनी ने साथ में आपको रिक्वेस्ट किया है कि आपको सेल ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन दोनों के इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन आपको शो करने हैं। अगर इसने 5,000 लाख का बेचा है, ओके, तो पहले तो मेरे को बताओ सेल करने की एंट्री क्या होगी। सेल की होगी तो उसकी एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रेवेन्यू एंड टू लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पे अपन फटाफट देखो, फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5,000 लाख इधर होना है टोटल, आपको पता है, और इनकी अमाउंट है वो एसएसपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, तो 5,000 लाख अगर मैं आपको अब ये बताता हूँ यहाँ पे देखो वर्किंग करके कि सेल मेरा होना है 5,000 लाख का। ओके, और जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो कितना होगा 5,000 लाख डिवाइड बाई 500 गुना 10। ओके, तो ये मेरे लॉयल्टी पॉइंट आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.50 करूँगा तो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी 5,000 की डायरेक्टली 1% ले लो तो यहाँ पे आ जाएगी 5 ही आएगी ना, या 50 आएगी, 50 आएगी। ओके, तो ये मेरी लॉयल्टी प्रोग्राम की वैल्यू होगी 50, यानी कि 5,050 रुपये की चीज़ मैं सिर्फ 5,000 रुपये में दे रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एसएसपी के रेशियो में लेना पड़ेगा, और जो एसएसपी का रेशियो है वो क्या होगा मेरा, इसका हो जाएगा 5,000 डिवाइड बाई 5,050 मल्टीप्लाई बाई 5,000
डिवाइड बाई 5050 या फिर 50 डिवाइड बाई 5050 मल्टीप्लाई बाई 5000। ओके, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी कि कितनी आनी है। मैं निकाल भी देता हूँ साथ साथ में। मल्टीप्लाई बाई 5000 5000 डिवाइड बाई 5050 मल्टीप्लाई बाई 5000, तो यही आया मेरा 4950.495 रुपये। एंड ये मेरा दूसरा जो है 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 5000। ओके, तो ये आ गया मेरा 49.50 रुपये। ओके, तो ये मेरे यहाँ पे डिटेल्स रह गई कि क्या कितनी कितनी वैल्यू आने वाली है। 50 495 ऐसे है, ठीक है, लेकिन ये सब पॉइंट इधर ही आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ये आ गई सेल्स की वैल्यू 4950.495 एंड ये आ गई 49.50 495। ओके, तो ये वैल्यू मेरी आ गई पहली सेल्स के टाइम पे। ओके, अब सेकेंड चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, लॉयल्टी पॉइंट जब रिडीम होंगे तब उसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी। ओके ओके, अब इसको है, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट रिडीम होंगे। ओके, लॉयल्टी पॉइंट, एक बार मैं ऊपर चलता हूँ वापस से, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के सिखाया था यहाँ पे, ये रहा। ओके, लॉयल्टी पॉइंट, अब देखो ये यहाँ वाला डाटा आपको देखना है अच्छे से कि लॉयल्टी पॉइंट जो रिडीम हो रहे हैं, ओके, वो 31/3/20 तक हो गए हैं ऑलरेडी। 82 लाख रुपीज़, 82 लाख पॉइंट्स, ठीक है, और 18 लाख के पेंडिंग है, लेकिन उसमें से 14,40,000 ही आएंगे। और इन्होंने ऑलरेडी लाइबिलिटी कितनी रिकॉग्नाइज़ की है यहाँ पे इन्होंने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रखे हैं 49.5495, 49,50,495 रुपये की इन्होंने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रखी है। ओके, ये लाइबिलिटी कितने पॉइंट्स के लिए है, एक तो ये वाले पॉइंट्स, ओके, और दूसरा ये वाले पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे कुछ कलर दूसरा लेता हूँ मैं, एक तो ये वाले पॉइंट्स 82 लाख और एक ये, बस ये दो ही तो पॉइंट्स हैं जिनके लिए ये हुआ है। तो मतलब टोटल कितना हुआ था, 96,40,000 पॉइंट्स के लिए ये कहानी हुई है। तो 96,40,000 पॉइंट्स की अगर कॉस्टिंग ये है, ओके, तो ज़रा मुझे बताओ कि 82 लाख की कितनी होगी एंड 40,40,000 की कितनी होने वाली है। समझ गए ना, अगर 96,40,000 पॉइंट की मेरी कॉस्ट इतनी रिकॉग्नाइज़ की है मैंने, ओके, तो बताओ मुझे मेरे बाकी पॉइंट्स की कितनी होगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं पूरा क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ये समझना है कि हाउ एवर कुछ भी हो, अब चाहे अगर ये रिडीम हो गए तो भी मैं रेवेन्यू में लेके जाऊँगा इसको, और रिडीम नहीं भी हुए पड़े रह गए तो भी मैं उसे किस में लेके जाना हूँ, सेल्स के अंदर, यानी रेवेन्यू बुक करने वाला हूँ इसकी। तो इसीलिए मैं कह देता हूँ कि ये टोटल इतने पॉइंट के अंदर ही था, और इतने पॉइंट मतलब कि जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स है उसके अंदर हैं। और अब मैं जो इनका खर्च, ये जो अमाउंट है वो इसके रेशियो के अंदर हर एक साल के अंदर बुक कर दूंगा, बस सिंपल सा फंडा है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 49,50,495 मल्टीप्लाई बाई 82 डिवाइड बाई 96.40, तो ये आ गया मेरा 42 लाख। ओके, ये मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, 42,11,001 रुपीज़, ये मेरा आ गया इस ईयर का रिडम्पशन अमाउंट। ओके, और फिर मैं यहाँ आता हूँ 14,40,000 के ऊपर, ये आया मैं यहाँ पे। ओके, और 14,40,000 डिवाइड बाई 96.4 मल्टीप्लाई बाई 14.4, तो ये आ गया मेरा 6,29,029। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, 14,40,000 डिवाइड बाई 96,40,000 मल्टीप्लाई बाई 49,50,495, ये मैंने गलत वैल्यू ले ली है यहाँ पे। ये मेरा आएगा 7,39,493 रुपये। ओके, कितना है, 739,493 वो मेरा वैल्यू आने वाला है। ओके, तो ये मेरा जो है, ये मेरा हो जाएगा इस ईयर का रिडम्पशन अमाउंट, और ये मेरा हो जाएगा इस ईयर का रिडम्पशन अमाउंट, जो कि मैं एंट्री क्या करूँगा इसके अंदर, सीधी सी लॉयल्टी को डेबिट करूँगा टू रेवेन्यू। ओके, पहले ये वाली अमाउंट से और फिर ये वाली अमाउंट से सेम एंट्री रिपीट होगी। फिर कोई और एंट्री बचती है अपनी,
देखो हमने क्या किया, लॉयल्टी पॉइंट जो थे हमारे उसकी रेवेन्यू बुक करी सबसे पहले, मतलब सबसे पहले उसका लाइबिलिटी बुक किया, फिर लाइबिलिटी को रिवर्स करके उसका क्या कर दिया, रेवेन्यू बुक कर लिया। तो अब और कोई पार्ट यहाँ पे नहीं बचता है। मेन चीज़ हमें यही था कि रेवेन्यू को अंदर इसको कैसे एडजस्ट करना है। ओके, तो ये सारा बजट था। अभी अपन चलते हैं इसके अंदर कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि किस तरह से जो एंटिटी है वो क्या करेगी, रिडम्पशन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी 17-18 में। अगर कंपनी रिक्वेस्ट करती है आपको कि जो सेल ऑफ गुड्स है वो इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर दिया है, दोनों को अलग अलग ट्रांजेक्शन ट्रीट करके। हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द ईयर एंड 17-18, तो 17-18 में कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट विल बी रिडीम्ड। ठीक है, अभी अपन ने ऊपर क्या लिया था एस्टिमेशंस, यही लिया था ना, 18% का ही लिया था। देखो ऑलरेडी हमने यही लिया था कि 18% ही है वो कंटिन्यू रहेंगे, डिस्काउंट होंगे फ्यूचर के अंदर। और ये भी यही बात बोल रहा है कि अगर 80% ही रहता है तो हमें बताओ कि 17-18 के अंदर कितनी रेवेन्यू है वो आप डेफर्ड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। तो यही वाली अमाउंट आएगी कितनी, 42 लाख वाली जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। कहाँ चली गई, ऊपर, ये देखो ये वाली अमाउंट आपसे पूछ रहा है कि 17-18-19 के अंदर है वो आप 42,11,001 रुपीज़ की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपने कंसिडर किया है। इसका इम्पैक्ट 14,40,000 का। 14,40,000 क्यों लिया है, क्योंकि ये सिर्फ 80% पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वो रिडम्पशन होगा क्या। ओके, इन द नेक्स्ट ईयर अगर 2018-19 में 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट विल बी वर डिस्काउंटेड एंड बैलेंस 40% है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो अब देखो ये तो लास्ट ईयर था ना इसका, तो लास्ट ईयर है और हमें नहीं लगता कि अब और ज़्यादा बचेगा क्या, और ज़्यादा ये डिस्काउंट फॉर करेंगे क्या। तो अब इस केस के अंदर हम क्या कर देंगे, फिर पूरा का पूरा ही रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी बैलेंस हमारा बच रहा है। अगर 739 है मतलब इसका 60% तो हो गया, लेकिन जो 40% भी बचा है तो भी दोनों के अमाउंट से हम एंट्री तो वही करेंगे, लाइबिलिटी को डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे, टू रेवेन्यू करेंगे। ओके, और वो कितने कर देंगे, पूरी की पूरी 739,493 से कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बोलता है हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 1920 अगर 3 लाख पॉइंट्स है वो रिडीम हो जाते हैं 1920 के अंदर। ओके, कि कितनी रेवेन्यू वो मर्चेंट रिकॉग्नाइज करेगा अगर 3 लाख पॉइंट रिडीम हो जाते। 3 लाख पॉइंट रिडीम होंगे तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, वो निकाल लो, और वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप 3 लाख हो चाहे कितने ही हो यार, वो फिर बचे वो सारे ही उसको राइट ऑफ करने ही पड़ेंगे। अभी देखो एक बार नीचे आके देखते हैं। पहला हमारा हो गया, यही वैल्यू आ रही थी। सेकंड में क्या है, बी के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले यही एंट्री किया, सी बैंक डेबिट टू सेल्स टू लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी 50 करोड़ 49.50 और 49,50,495। ओके, उसके बाद में हमने बोला कि यहाँ पे रेवेन्यू फॉर पॉइंट्स टू बी रिकॉग्नाइज कितनी होगी, तो जो अनडिस्काउंटेड पॉइंट है वो एस्टिमेट किए गए कि वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो 14,40,000 है एंड 1 करोड़ रुपए ये थे, तो टोटल 96,40,000 पॉइंट्स हो गए आपके। और उसके बेसिस पे आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे वो 42,11,000 तो आपकी ये वैल्यू होगी, और ये 739,493 हो गई है। ओके, तो बी और सी पॉइंट भी यहाँ पे ख़त्म हुए। अब चलते हैं डी पॉइंट के अंदर। डी बोलता है 2018-19 के अंदर अगर वो रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू, अगर 60% डिस्काउंट हो जाता है, यानी 18 लाख का 60%, तो 10,80,000। अच्छा, ये 2018-19 की 1 साल पहले की बात कर रहा था, तो 1 साल पहले 18 लाख के बचे हुए थे, तो उसका 60% ये रिडीम कर रहा है, दैट इज़ 10,80,000 हम यहाँ पे ले लेंगे। एंड जो टोटल पॉइंट्स डिस्काउंट हुए हैं अभी तक, फिर हम कहते हैं कि 82 लाख और 10,80,000 होंगे, मतलब वो 80% की जगह 60% पॉसिबिलिटी कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर 92,80,000 हो जाएगा, और ऊपर वाली दोनों वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ओके, और जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू के अंदर चला जाएगा। 1920 के अंदर ये बोल रहा है कि अगर मर्चेंट रिकॉग्नाइज कैसे करेगा रेवेन्यू को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट्स रिडीम। अब देखो 1920 वो लास्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है, लास्ट ईयर है, तो अब जो भी बचा है वो उसे रेवेन्यू में लेके जाना है, तो प्रोग्राम टू सेल्स अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, टू सेल्स अकाउंट में 184,873 जो बैलेंस बचा हुआ है। ओके, डन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया 54। एक बार आप इसको वापस से देख लेना, पढ़ लेना खुद से अच्छे से, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना
तो हो जाएगा। ओके, और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं है कि आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या, लेकिन हाँ एक बार आपको आइडिया लग गया होगा जो अपने आधा घंटा इसके ऊपर दिया है। आई मस्ट थिंक कि आपको इसका आउटपुट मिला होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा निवान लिमिटेड का। तो निवान लिमिटेड जो है उन्होंने अपना कमेंस किया वर्क को 2 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ओके, 2019 में जो एंड हो रहा है उन्होंने 2 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है विथ एन कंपनी वो कमेंस हुआ है 1 जून 2018 को, एंड इसकी जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो 40 लाख रुपए है। ग्रेट। उन्होंने ये इन्विसिस किया कि यह रन करेगा 2 सालों के लिए, एंड जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगी वो 32 लाख रुपए की आएगी। ओके, ये कब मिला था? 1 जून 2018 को। ओके, टाइमलाइन ध्यान रखना अपन को, 1 जून 18 को। अब उसके बाद में जब 31/3/19 आया, मतलब ईयर एंड आया, तब इनको लगा कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी ना वो 34 लाख होगी, क्योंकि रेक्टिफिकेशन हुआ है 2 लाख की कॉस्ट का जो हमने पहले कंसिडर नहीं की होगी। तो अब यहाँ पे हमें 32 लग रहा था, अब हमें क्या लग रहा है? 34 लाख लग रहा है। ग्रेट। एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर है वो एस्टिमेट करता है कि 31/3/19 को दैट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30% कंप्लीट हुआ है। कितना? 30% कंप्लीट हुआ है, कि 30% है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो निवान लिमिटेड ने इनकर किया कॉस्ट अप टू 31 मार्च 19 ऑफ ₹16 लाख एंड हैज़ रिसीव्ड द पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ ₹13 लाख, कि 13 लाख रुपए का वो अकाउंट पे उन्होंने क्या किया है? पेमेंट रिसीव किया है। ओके, 31/3/19 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 30% कंप्लीट हो गया, और निवान लिमिटेड ने इनकर किया कॉस्ट अप टू 31 मार्च 19 को। ग्रेट। थर्टी परसेंट अगर कंप्लीट हो गया तो मतलब इन्होंने कितनी कॉस्ट कर दी होगी? लगभग 16 लाख रुपए की इन्होंने कॉस्ट इनकर कर दी 31/3/19 तक, और साथ में उन्होंने पेमेंट भी रिसीव कर लिया 13 लाख तक का। तो हम साथ साथ में ना इसकी समरी भी बनाते जाएंगे, एक बार फिर पहले पढ़ लेते हैं। फिर जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था वो बीएन कंपनी से मिला था 1 सितंबर 2018 को 18 महीनों के लिए, लगभग 30 लाख रुपए का था। 24 लाख की एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, जिसपे उन्होंने 9.5 लाख अभी तक कर दिए हैं, एंड कॉस्ट टू बी इनकर टू डेट वर नहीं ऑन अकाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, उस पर 9.5 लाख रुपए उसको रिसीव हो गए हैं, और 8 लाख की कॉस्ट उन्होंने इनकर कर दिया। निवा ने इंसिस्ट किया है एक लार्ज डिपॉजिट फ्रॉम बीएन कंपनी बिकॉज कंपनीज डज नॉट ट्रेडेड टुगेदर प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है? पहले से ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया है। इंडिपेंडेंट सर्वेयर ने कहा 31/3/19 को कि प्रोडक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20% ही कंप्लीट हुआ है। Two contract meet the requirement of Index 615 revenue from the customers to recognize the revenue over time as performance obligations are satisfied over time. The company also has several other contracts of between 12 and 18 months in duration, कि भाई 12 महीनों के एंड 18 महीनों के ड्यूरेशन क्या है, वो अदर कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉल करते हैं इनटू 2 अकाउंटिंग पीरियड and were not completed as at 31st March 19. In absence of any financial data relating to other contracts, you are advised to ignore these other contracts while preparing the financial statement of company for the year. Prepare कीजिए financial statement extracts of for Nivan Limited in respect of the 2 construction contracts for the ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को। तो आपको पूरा रेवेन्यू का स्टेटमेंट बनाना है कि भाई कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, कितनी हमें ओवर द पीरियड करनी है, कितना मेरा पीएनएल में जा रहा है, कितना मेरा लाइबिलिटी या असेट का कंपोनेंट बन रहा है। ओके, तो इस टाइप से अब तीनों की अपन है ना, इन दोनों की अपन समरी लिखते हैं सबसे पहले। ओके, किन किन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है पहले देखो। यहाँ पे एक तो एएन कंपनी है, एएन कंपनी, और दूसरी है बीएन कंपनी। ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है वो कितनी है सबसे पहले? ओके, एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है? ओके, और उसके बाद में हम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब एक टेबल के अंदर बना लेते हैं सारा डाटा। ये हुआ था 1 जून 18 को, ये हुआ था 1 सितंबर 18 को। ओके, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कितनी थी? इसकी थी 40 लाख रुपए, इसकी थी 30 लाख रुपए। वाह। इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी इनिशियली 32 लाख रुपए की, और इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी थी हमारी? इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी हमारी लगभग 24 लाख की।
ओके, अब यहाँ पे ये तो था इनिशियल डाटा, फिर हमारे पास में आती है 31 मार्च 19। ओके, और इसने रिवाइज कर दिया एक्सपेक्टेड कॉस्ट को, और ये होगी 34 लाख रुपीज़ की। ओके, और यहाँ पे कोई रिवीजन नहीं हुआ है। ओके, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसकी 34 लाख हो गई। सेकेंड थिंग, कितना परसेंटेज कम हो गया, परसेंटेज कंप्लीटेड, कंप्लीशन का परसेंटेज क्या है, तो ये बोल रहा है कि ये 20% कंप्लीट हुआ है। ओके, और ये वाला कितना हुआ है, 30% कंप्लीट हो चुका है। ग्रेट। एंड फिर एक और अपन को देखना है कि कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो गई है, ऑलरेडी कॉस्ट कितनी इनकर्ड कर दी हमने, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमने 13 लाख यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट इनकर्ड करी है 16 लाख की, और 13 लाख का पेमेंट रिसीव किया है। ठीक है, ये डाटा उल्टा है, एक बार देखना। पहली वाली इस लाइन के अंदर है ना, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इन्होंने इनकर्ड कॉस्ट लिया है और फिर रिसीव्ड पेमेंट लिया है, जबकि अगले वाले में अगर आप देखोगे ना, तो अगले वाले में उन्होंने उल्टा डाटा लिया है। यहाँ पे रिसीव्ड पहले लिया है एंड देन कॉस्ट इनकर्ड बाद में लिया है। ओके, तो यहाँ पे आ गया कि भाई कितने रिसीव हुए, कॉस्ट इनकर्ड हुई है 8 लाख रुपए की, और 9.5 लाख रुपए का पेमेंट रिसीव हो चुका है। ये डाटा इन्होंने दे रखा है 31/3/19 का। ओके, अब बताओ इसकी पूरी ड्यूरेशन कितनी थी, एक बार ड्यूरेशन और लिख लेते हैं। ड्यूरेशन थी इसकी 18 महीनों की, और ये हमारा कितने महीनों का था, 2 ईयर्स का। ओके, तो ये सारा डाटा हमें यहाँ पे मिला हुआ है। इसको थोड़ा जूम कम करते हैं एंड अब इसको एक बार ध्यान से देखो वापस से। ओके, 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 30 लाख की कॉस्ट हो गई, और ये इस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ तक हमने कितनी कॉस्ट इनकर कर दी है, 16 लाख। अगर मैं इंडेक्स 115 पे जाता हूँ तो भी मैं इनपुट मेथड के बेसिस पे अगर अकाउंटिंग करूँ तो बताओ मेरा कितना कंप्लीट हो गया, तो 16 डिवाइड बाई 34। अभी जो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड कॉस्ट है फिर मेरे को वो लेनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे आया 47% के अराउंड है वो मेरा लगभग कंप्लीट हुआ है। और वही अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 डिवाइड बाई 18 यानी कि लगभग, सॉरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी थी, 24 लाख की थी ना, मैंने लिखी नहीं, यही थी ना। यहाँ पे तो देखो ये रिवाइज हो गई तो ये वाली ले लेंगे, यहाँ पे ये नहीं है तो फिर ये वाली ही लेनी है। ओके, तो 24 लेनी है, तो 8 डिवाइड बाई 24 यानी कि 33.33% मेरा अराउंड कंप्लीट हो गया है। ओके, और अगर मैं इनपुट मेथड के बेसिस पे भी कॉस्ट अकाउंट करूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 47% और मल्टीप्लाई बाय 33.33%, यानी कि यहाँ पे मैं 10 लाख की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। और अगर इनपुट मेथड की बात करूँ तो ये मेरा हो गया है 40 लाख का 47%, तो लगभग 18,80,000 की मैं यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अभी अगेन एक बार देख लो, 33.33% के बेसिस पे 10 लाख का मेरा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया था, और इसके बेसिस पे मेरा 18.80 लाख का रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा माइंड कह रहा है। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि फाइनल क्या होना चाहिए, लेकिन और क्या अपन डाटा से निकाल सकते हैं कि इतने की रेवेन्यू मेरी इनपुट कॉस्ट बेसिस के ऊपर हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं ये कंप्लीशन वाला लूँ तो फिर यहाँ पे 40 × 3 यानी कि सिर्फ 12 लाख की, और यहाँ पे अगर 30 × 20 है तो सिर्फ 6 लाख की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और नॉर्मल सी बात है फिर लॉस आएगा, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड कर रखी है। यहाँ पे 16 लाख है और यहाँ पे 8 लाख की कॉस्ट है। ओके, अगर यहाँ पे 16 लाख ही रहता है और तो फिर 2.8 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 लाख की रेवेन्यू 8 लाख का खर्चा, तो 2 लाख का प्रॉफिट इधर आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से अकाउंटिंग मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब चलते हैं अपन आंसर के अंदर, देखिए। और साथ साथ में एक चीज़ और यहाँ पे दिमाग में रखना है, कोई नहीं वो तो आ जाएगी इसमें भी। देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट क्या है हमारा, दैट इज़ निवान लिमिटेड का एज ऑन 31 मार्च 2019 को। तो देखो 2 प्रोजेक्ट हैं, तो दोनों के अगेंस्ट में हमने क्या किया है, असेट लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया है कि जो WIP है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है,
वो आया है मेरा 9 लाख का, ओके। और साथ में जो भी मेरे को एडवांस मिला है कस्टमर से वो 4.5 लाख का दिखाया। अब ये कैसे आई ये अमाउंट दोनों 9 और 4.5, क्योंकि आनी कितनी चाहिए थी, सी। यहाँ पे आते हैं अपन वर्किंग नोट 3 में, WIP जो कि हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो एसेट की हमने कॉस्ट इनकर की है वो कितनी है, 16 लाख, 8 लाख, तो टोटल 24 लाख की कॉस्ट इनकर की है, ओके। और जो बुक्स में हमने फॉर द ईयर 31 मार्च 19 के लिए रिकॉग्नाइज करनी है, ये किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे, कि भाई कितना परसेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। ये अब कौन सा इनपुट बेस वाला भी हो सकता था, लेकिन ये वो नहीं है। जो सर्टिफाइड करके मिला है ना हमें 30% और 20%, तो उतनी ही कॉस्ट हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, समझ गए। तो यहाँ पे 40 लाख था, तो 40 लाख का यहाँ पे हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 40 नहीं सॉरी 34 लाख रुपीज़ कॉस्ट आई थी, तो उसका हमारा सिर्फ 30% कॉस्ट रहना था, वो आ गया। और वही अगेन यहाँ पे 24 लाख था, तो उसका 20% ये आ गया, समझ गए। इतनी मेरी कॉस्ट मैंने ऑलरेडी इनकर कर दी, और हुई कितनी है अभी तक कितनी। तो ये जो बैलेंस बचा है ये मेरा क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसको मैं अगली साल अकाउंट करूँगा कॉस्ट के अंदर, ओके। इस साल नहीं करूँगा, वरना इस साल का प्रॉफिट गलत शो हो जाएगा। अगले साल मैं कॉस्ट के उसमें अकाउंट फॉर करूँगा। मतलब बेस क्या रहेंगे, ये जो कंप्लीशन परसेंटेज है 30% और 20% वो बेस रहेंगे, उसके बेसिस पे हमें ये करना है। तो सबसे पहले तो था WIP का एडजस्टमेंट करना, ये हो गया। उसके बाद में हम वापस ऊपर चलते हैं, ये हमारी असेट आ गई है, असेट हो गई है, ओके। ये मेरी असेट वाला पार्ट हुआ। अब अपन आते हैं लाइबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज करनी है। तो देखो अमाउंट ड्यू कैसे निकालेंगे, ये है कि देखो बिलिंग क्या होगी, अगर रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करता हूँ बुक्स में, तो ये 40 × 30% काम कंप्लीट हुआ, और ये 30 × 20%। तो मैं बिलिंग कितनी करूँगा, 12 लाख की और 6 लाख की बिलिंग करूँगा। लेकिन पेमेंट मेरे को बंदा कितना कर चुका है, 13 लाख का और 9.5 लाख का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है। तो मतलब कि यहाँ पे 1 लाख का एक्सेस है, यहाँ पे 3.5 लाख का एक्सेस है, तो टोटल 4.5 लाख रुपए का वो मुझे एक्सेस पेमेंट कर चुका है। तो ये मैं एक बार लाइबिलिटी में दिखाऊंगा कि कस्टमर ने मेरे को एडवांस पेमेंट कर रखा है 4.5 लाख रुपए का एज ऑन ईयर एंड 31 मार्च 19 को। डन, ये दोनों का आ गया। और PNL के अंदर कितना जाएगा, हमने कहा कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारा 18 लाख रुपए का, एंड जो कॉस्ट है उस रेवेन्यू की वो कितनी आती है, 15 लाख रुपए की। तो 3 लाख का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये 18 लाख कैसे आया, देख लो एक बार फिर से, यहाँ पे 12 + 6 18, और कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट आ गई आपकी यहाँ पे 15 लाख। 15 लाख कैसे आई, देखो ये वाली कॉस्ट लेनी है आपको, सिर्फ कौन सी, ये वाली 10.2 जो हमने इसमें से रिड्यूस करी ना, ये वाली, ये दो कॉस्ट जो है, ये जो 15 है ये 15 आया है, ओके। तो 18 में से 15 गया, तो नेट 3 लाख रुपए वो करंट ईयर का प्रॉफिट रह गया। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा, ओके। 1 नवंबर 20 के अंदर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इजी सा क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं फटाफट। एक एंटिटी है वो निगोशिएट करती है मेजर एयरलाइंस के साथ में टू परचेज टिकट्स एट ए रिड्यूस्ड रेट कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ टिकट सोल्ड डायरेक्टली बाय द एयरलाइंस टू द पब्लिक। ओके, देखो इसका मैं ब्रीफ ऐसे ही बता देता हूँ आपको। हो क्या रहा है कि ना, एक एंटिटी है, ओके। एग्जाम्पल के लिए मान लो संचेतीज, ओके, संचेतीज एयरलाइन सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, एयरलाइन एजेंट सर्विसेज, ऐसे कर करके, या फिर ये मानो ना, ये तो फालतू का एग्जांपल है, ये मानो जैसे गो आई बीबो है, ओके, या फिर MMTM मेक माई ट्रिप, या फिर जो भी जितनी भी फ़्लाइट्स की टिकट्स अपन बुक कराते हैं वो वाली ले लो, ठीक है। ये वेबसाइट क्या करती है, ये जाती है एयर इंडिया के पास में और उनको कहती है कि हमें कल की डेट, आज की डेट कितनी हो गई है 19 जनवरी, तो कल है 20 जन को क्या होने वाला है, 20 जनवरी को जितनी भी फ़्लाइट्स है ना, ओके, उन सब फ्लाइट्स की, मान लो एग्जांपल के लिए 5 फ्लाइट्स चलती है आपकी दिल्ली से, तो उन 5 फ्लाइट्स में हमें 50 टिकट्स दे दो, ओके। या फिर एक की बात कर लो, उसमें वो 50 टिकट लेके जा रही है। अब 50 टिकट लेके जा रही है तो एयरलाइन कंपनी कहता है फिर हम आपको दे रहे हैं, आप हमें पैसेंजर की डिटेल चाहे बाद में दे देना, ओके, लेकिन हम अपनी तरफ से बेच रहे हैं, हमारी कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, ओके। पैसेंजर्स की डिटेल्स बाद में आ जाएगी हमारे पास में, लेकिन हमने 50 टिकट्स आपको सेल कर दिए हैं, ओके। और वो कहती है कि ओके, अब मेरा काम है कि मैं इसे आगे कस्टमर को कितने में सेल करती हूँ। यहाँ पे एयरलाइन कंपनीज़ की है वो टिकट्स क्या हो गई है, सेल हो चुकी है, ओके।
यहाँ पे एयरलाइन कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब, चाहे वो पूरी की पूरी, चाहे वो 50 टिकट में से कोई भी नहीं बिके या फिर 50 पूरी की पूरी बिक जाए। ओके, तो यहाँ पे अब एयरलाइन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जो गो आईबीबो या एमएमटी है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको कैसे भी बेचेगी। ये चाहे तो इसे 100 रुपये में बेच सकती है, चाहे तो 1000 रुपये में बेच सकती है, चाहे तो 10,000 में भी बेच सकती है, ये इनके ऊपर है। अब ये इनका प्रोडक्ट हो गया। तो बताओ क्या यहाँ पे अभी तक कोई लाइबिलिटी रही एयर इंडिया पे? तो एयर इंडिया तो इमीडिएटली जैसे गो आईबीबी को सेल करेगी रेवेन्यू बुक कर लेगी ना, और गो आईबीबी अब जब कस्टमर को एक कस्टमर को बेचेगी तो रेवेन्यू बुक कर लेगी, ऐसा है। ठीक है, मतलब एक तरह से वो एजेंट का काम नहीं कर रहा है। ओके, वो एज ए उनका क्या कर रहा है, खुद से प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। ओके, तो देखिए एक एंटिटी है वो निगोशिएट करती है मेजर एयरलाइंस के साथ में टू परचेज टिकट। वो एंटिटी क्या कहते हैं, जैसे MMTM मेक माई ट्रिप, वो निगोशिएट करती हैं इंडियन एयरलाइंस सभी के साथ में कि रिड्यूस रेट पे आप हमें क्या कर दो, टिकट सोल्ड कर दो। ओके, एंटिटी है वो एग्री करती है टू बाई ए स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ टिकट। एग्जांपल के लिए मान लो 250 सीट्स होती हैं एक में, तो 50 टिकट्स है वो हर प्लेन के अंदर वो खरीद ले रही है, तो वो पहले से ही एग्री करिए कि 50 टिकट्स मैं खरीदूंगी। इवन इफ इट इज़ नॉट एबल टू रीसेल देम, चाहे वो आगे उसको रीसेल नहीं भी कर पाए तो भी ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर एजेंट होता तो क्या होता, फिर तो वो प्रिंसिपल का बेच रहा है बस। ठीक है, उस केस में फिर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे इसकी खुद की है, तो ये खुद में अपने आप में प्रिंसिपल हो गया। द रिड्यूस्ड रेट पेड बाय द एंटिटी फॉर ईच टिकट परचेज इज नेगोशिएटेड एंड एग्रीड इन एडवांस। जो एंटिटी डिटरमाइन करेगी प्राइस एट विच द एयरलाइन टिकट्स विल बी सोल्ड टू इट्स कस्टमर। अब यहाँ पे एंटिटी डिटरमाइन कर रही है, एयरलाइन कंपनी नहीं डिटरमाइन कर रही है, एंटिटी डिटरमाइन करेगी कि कस्टमर को ये किस रेट के ऊपर बिकना है मार्केट में। ओके, यानी कि पेटीएम या फिर MMT है वो डिटरमाइन करेगी। एंटिटी सेल कर देगी टिकट्स को एंड कलेक्ट करेगी कंसिडरेशन को कस्टमर से। व्हेन टिकट्स आर परचेज देयर इज नो क्रेडिट रिस्क, इसीलिए यहाँ पे कोई भी क्रेडिट रिस्क है वो इन्वॉल्व नहीं है। अंडरस्टूड। एंटिटी ने आल्सो असिस्ट किया है कस्टमर को टू रिजोल्व कंप्लेंट्स विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस। अब यहाँ पे वो एंटिटी ही है जो इसकी कंप्लेंट्स को भी रिजोल्व करवाएगी। हर एक एयरलाइन है वो रिस्पॉन्सिबल है फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द टिकट्स इंक्लूडिंग रेमेडीज टू ए कस्टमर फॉर डिससेटिस्फिकेशन विद द सर्विसेज। तो डिटरमाइन कीजिए जो एंटिटी है वो प्रिंसिपल है या फिर एजेंट है। ओके, तो डिटरमाइन द वेदर द एंटिटीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज इटसेल्फ or to arrange for another party to provide those goods or services. The entity considers the nature of its promises and the entity determines that its promises is to provide the customer with a ticket which provides the right to fly on the specified flight or another flight if the specified flight is changed or cancelled. The entity consider the following indicators for assessment as principal or agent. तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्लाइट कंपनी की, ना ही वो इसके पास कोई इन्वेंट्री रिस्क है, ना ही उसका कोई अब एक्सपोजर रहा है लॉस के लिए अगर वो सेल नहीं होती है। तो डिस्क्रिशंस है, सेटिंग ऑफ द सेल प्राइस है वो कस्टमर को वो एंटिटी ही सेट करेगी। इसीलिए एंटिटी कंक्लूड करती है कि जो प्रॉमिस है टू प्रोवाइड टिकट्स to the customer on the basis of indicator, the entity concludes that it controls the ticket before it is transferred to the customer। और इसीलिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, क्या है, प्रिंसिपल है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, एंड रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू इन द ग्रोस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच इट इज इंटाइटल इन एक्सचेंज फॉर द टिकट्स कंसिडरेशन। तो जो भी ग्रोस अमाउंट है उसके लिए वो यहाँ पे इंटाइटल्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं एक मैन्युफैक्चरर एम है जो कि एक 60 डे के कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे है टू शिप 1000 ड्रेसेस टू रिटेलर एज स्टोर। कि एक बंदा है जिसके स्टोर पे वो क्या करेगा, 1000 ड्रेस है वो क्या करेगा, भेजेगा, और 60 दिन का कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कंसाइनमेंट मतलब कि वो भेज देगा, अगर बिका तो उस पसंद आए तो पास करके वो रख लेगा, अदरवाइज वापस आ जाएगा। रिटेलर इज obliged टू पे मैन्युफैक्चरर ₹20 पर ड्रेस व्हेन द ड्रेस इज सोल्ड टू एन ईच कस्टमर। तो जैसे वो आगे बिकती है तो वो उसे ₹20 पर प्रोडक्ट क्या कर देगा, पे कर देगा। ओके, कौन पे करेगा, रिटेलर ए पे करेगा मैन्युफैक्चरर एम को। ड्यूरिंग द कंसाइनमेंट पीरियड मैन्युफैक्चरर एम हैज़ द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिक्वायर रिटेलर ए टू आइदर रिटर्न, या तो रिटर्न कर ड्रेसेस को या फिर ट्रांसफ़र कर उसको किसी दूसरे रिटेलर को। ओके, मैन्युफैक्चरर एम इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ द इन्वेंट्री। तो स्टेट कीजिए कि व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। देखिए यहाँ पे ये वाला पैरा एक बार फोकस करके पढ़ना है वापस से, कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर एम है ना उसके पास में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि वो रिक्वायर करे रिटेलर ए को कि या तो तू मेरे को ड्रेस दे वापस, ओके, या फिर मेरे को क्या कर, एक्सेप्ट कर रिटर्न को, ओके, ऑफ द इन्वेंट्री।
मतलब अगर वो बिका नहीं तो वो वापस से क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट वाला वो रिलेशंस आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, एम तब नहीं करेगा जब वो ए को भेज रहा है। जब ए आगे फर्दर सेल कर देगा ना, जब एम ए को भेज रहा है ना गुड्स, ओके, तब वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जब ए आगे फर्दर सेल कर देता है ना कस्टमर को, तब वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा, ओके। मैन्युफैक्चरर एम डिटरमाइन करता है दैट कंट्रोल हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर टू रिटेलर ए ऑन डिलीवरी ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। जब कंट्रोल ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हुई है। अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन है टू पे फॉर द ड्रेसेस अंटिल दे हैव बीन सोल्ड टू एन एंड कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर एम है वो एबल टू रिक्वायर दैट द ड्रेसेस बी ट्रांसफर टू अनदर रिटेलर। वो कह सकता है कि भाई आप ये जो ड्रेसेस है वो उस दूसरे रिटेलर को भेज दें एनी टाइम बिफोर उनको सेल करें। एंड मैन्युफैक्चरर एम इज एबल टू रिक्वायर द रिटर्न ऑफ द ड्रेसेस ऑन ट्रांसफर देम टू अनदर रिटेलर, या फिर वो ट्रांसफर कर सकते हैं अनदर रिटेलर को। इसीलिए मैन्युफैक्चरर एम है वो डिटरमाइन करेगा दैट कंट्रोल ऑफ द ड्रेसेस ट्रांसफर व्हेन दे आर सोल्ड टू एन एंड कंज्यूमर। जब वो एक एंड कंज्यूमर को सोल्ड हो जाती है तब उनका कंट्रोल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ओके। इसीलिए व्हेन रिटेलर ए हैज़ एन अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू मैन्युफैक्चरर एम एंड कैन नो लॉन्गर रिटर्न और अदरवाइज ट्रांसफर द ड्रेसेस। इसीलिए एम रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू को अगर ये ड्रेसेस है वो सोल्ड हो जाती है एंड कंज्यूमर को तो, ओके। अब ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अगेन यही है कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स के रिगार्डिंग, ओके। तो चलो ये भी देख लेते हैं। एक एंटिटी है जो कि एंटर करती है एक कॉन्ट्रैक्ट में विथ ए कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर द सेल ऑफ ए मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स। जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है फॉर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट है वो 2 साल का है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द एंटिटी डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ दैट द मशीन्स एंड स्पेयर parts meets the agreed upon satisfaction of the contract. The promise to transfer the machines and spare part are distinct. ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, क्वेश्चन में आपको बता दिया है। एंड इसीलिए यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बहुत अच्छी बात है। दैट ईच विल बी सेटिस्फाइड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन 31 मार्च 2003 कहानी चालू हुई थी 1 अप्रैल 2001 से और हम पहुंच गए 2 साल के बाद में 31/3/2003 को। और यहाँ पे कस्टमर पे करता है मशीन्स को एंड स्पेयर पार्ट्स को, बट ओनली टेक फिजिकल पोजीशन एट द मशीन। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ फिजिकल पोजीशन ले रहा है मशीन के ऊपर। ऑल दो कस्टमर इंस्पेक्ट करता है एंड एक्सेप्ट करता है स्पेयर पार्ट्स को। कस्टमर रिक्वेस्ट करता है दैट द स्पेयर पार्ट्स बी स्टोर्ड एट द एंटिटीज वेयर हाउस, कि जो स्पेयर पार्ट्स है वो एंटिटी के वेयर हाउस पे स्टोर किए जाने चाहिए। क्यों किए जाने चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर्स फैक्ट्री, कि भाई ये कस्टमर की फैक्ट्री के बहुत पास में, इसलिए आप वहाँ पे इसको स्टोर कर दो। कस्टमर का लीगल टाइटल है स्पेयर पार्ट्स के ऊपर एंड पार्ट्स है वो आइडेंटिफाइड है और वो बिलोंगिंग है कस्टमर्स को। साथ साथ में एंटिटी स्टोर करती है सिर्फ उनको एक सेपरेट सेक्शन के अंदर, एंड ये रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट हमेशा रहेंगे जब भी कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा। एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो होल्ड करेगी स्पेयर पार्ट्स को फॉर 2 से 4 सालों तक, एंड द एंटिटी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज़ द स्पेयर पार्ट्स डायरेक्टली टू अनदर कस्टमर। अब यहाँ पे ना बहुत सारी केसेस दे रखे हैं, एक बार मैं आपको ब्रीफ वापस से बोलता हूँ। हुआ क्या है कि ना एक कस्टमर है, कस्टमर ने क्या किया, आपसे मशीन खरीदी, ठीक है, और स्पेयर पार्ट्स मतलब मान लो कि वो उसी के जितने पार्ट्स यूज़ हुए ना उसमें डुप्लीकेट पार्ट्स भी यूज़ होने हैं, तो उसके लिए वो आपसे डुप्लीकेट पार्ट्स भी अभी ले लेता है। लेकिन क्या बताओ अभी उसके काम आएंगे क्या, अभी उसके ये कभी कुछ काम नहीं आने वाले। तो वो ये कहता है कि जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना मैं आपसे मंगवा लूँगा। इसके लिए वो ऑलरेडी पे भी कर चुका आपको और उसकी पोजीशन है, वो जब भी चाहेगा आपको देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 सर्कमस्टांसेस हो सकते थे कि एक ही एंटिटी के ना नॉर्मल यूज़ में काम आते और दूसरी चीज़ ये नॉर्मल यूज़ में काम नहीं आ रहे हैं। अगर ये नॉर्मल यूज़ में काम आते ना तो उस केस में क्या होता कि भाई ये कह देते हम कि यार ये तो रेडी टू यूज़ गुड्स है, ये कभी भी वो आएगा तो हम उसको सेल कर देंगे और अभी के लिए किसी टेम्परेरी किसी और को भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मतलब उस केस के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होता। ओके, कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होता मतलब पीओ सेटिस्फाइड नहीं होती, और पीओ सेटिस्फाइड नहीं होती तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती। लेकिन अब इस केस के अंदर बिकॉज एंटिटी के तो ये किसी काम की चीज़ ही नहीं है, उसने तो बस अपनी गोडाउन में थोड़ी सी जगह दे रखी है कि ठीक है भाई तेरा पड़ा है, बाकी मुझे इससे मतलब नहीं है, अगर आग भी लग गई तो तेरा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, वो वाली बात है। ओके, तो यहाँ पे बस एंटिटी एज ए
उसको होल्ड कर रही है, ठीक है, बिकॉज कस्टमर के पास में अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी इसने अपनी तरफ से सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया है। सिंस उसने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया है तो इसका मतलब सिंपल सा आया कि वो इस स्पेयर पार्ट्स के रिस्पेक्ट में भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है। अब आप ये मत देखना कि यार फिजिकल पोजीशन तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, तो कंट्रोल कैसे ट्रांसफ़र हो गया, और कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल ही नहीं हुई। नहीं, यहाँ पे हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे एंटिटी के एंड पे कोई काम बाकी नहीं रहा है, यहाँ पे तो कस्टमर ने उसको होल्ड करने के लिए बोला है। अभी इसका एक बार आंसर पढ़ देते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, यहाँ पे 3 टाइप की है, वो क्या कर रही है, सर्विसेज एंटिटी ऑफर कर रही है। पहली मशीनरी की सेल, दूसरी स्पेयर पार्ट्स, और तीसरा इन स्पेयर पार्ट्स का वो एज ए कस्टोडियल काम कर रहा है, ठीक है, उनको स्टोर करके रख रहा है। ओके, सेल ऑफ मशीनरी तो जैसे ही सेल करिए तो वो उसके टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी 31 मार्च 2003 को, जब वो स्पेयर पार्ट्स दे रही हैं, ठीक है। अब देखो, customer has made payment for the spare parts and legal title has been passed to be specifically identified goods, but such spare continues to be physically held by the entity. In this regard, the company shall evaluate if revenue can be recognized on bill and hold basis. अगर bill and hold basis पे अगर वो revenue recognize कर सकती है तो फिर वो सबसे बेस्ट रहेगा, अगर ये क्राइटेरिया मीट होती है तो। जो रीज़न है फॉर द बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट मस्ट बी सब्सटेंटिव होना चाहिए, and customer has specifically requested for the entity to store the goods in their warehouse. जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए एंड सेपरेटली एज बिलोंगिंग टू द कस्टमर, जबकि स्पेयर पार्ट्स है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए कस्टमर के द्वारा। जो प्रोडक्ट है वो मस्ट बी रेडी होना चाहिए फॉर फिजिकल ट्रांसफर, एंड एंटिटी कैन नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज द प्रोडक्ट और टू डायरेक्ट इट टू अनदर कस्टमर। मतलब अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि पीओ सेटिस्फाइड है, मतलब वो प्रोडक्ट है वो कस्टमर का आइडेंटिफाइड है, प्रोडक्ट है वो मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर है, एंटिटी उसको होल्ड नहीं करेगी। मतलब कि बिल एंड होल्ड का एक स्पेसिफिक केस आता है, ठीक है, जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बिल एंड होल्ड के अंदर आता है कि अगर ये चारों केस है ना और ये चारों वो हो जाते हैं, ओके, तो उस केस के अंदर हम मान लेंगे कि ये मैट होता है और कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है। ओके, द कस्टमर हैज स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड फॉर द एंटिटी टू स्टोर गुड्स इन देयर वेयर हाउस, द स्पेयर पार्ट्स हैव बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड इंस्पेक्टेड बाय द कस्टमर, स्पेयर आर आइडेंटिफाइड एंड सेग्रीगेटेड देयर फॉर रेडी फॉर डिलीवरी है, एंड स्पेयर्स हैव बीन सेग्रीगेटेड आई कैन नॉट बी रीडायरेक्ट टू एनी अदर कस्टमर। तो उस केस में इन्होंने यहाँ पे बिल एंड होल्ड की क्राइटेरिया को मीट किया है और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पीओ सेटिस्फाइड है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। कस्टोडियल सर्विसेज के केस में क्या होगा, ये जो सर्विसेज है शैल बी गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 to 4 years फ्रॉम 31 मार्च 2003 वेयर सर्विसेज आर गिवन यूनिफॉर्मली एंड कस्टमर रिसीव्स एंड कंज्यूम्स बेनिफिट साइमल्टेनियसली। रेवेन्यू फॉर सच सर्विसेज शैल बी रिकॉग्नाइज एज एन SLM बेसिस। SLM बेसिस के ऊपर है, वो क्या करेंगे, आप रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉग्नाइज करोगे, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि बात करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट की। ओके, तो यहाँ तक हमने मैक्सिमम अच्छे सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अपने छोटे छोटे क्वेश्चन है, लाइक देखो 59 भी छोटा सा है, ओके, 60 भी छोटा सा है, 61 भी छोटा सा है, ओके, 62 भी छोटा सा है, 63 भी छोटा सा है, थोड़ा बड़ा है बट चलेगा इतना, ओके, 64 भी छोटा है, 65 भी छोटे छोटे हैं, 66 67 भी छोटे से हैं, 68 भी छोटा सा है, 69 70 71 72 73 74 75 76 77 एंड 8 एंड 9। अब ये हमारे ना इनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शायद नए एडिशन वाले क्वेश्चन है सारे, तो अभी अपन इनको 1 by 1 करके भी देख लेते हैं। अभी मैं ट्राई करता हूँ इसमें 65 तक तो चला ही जाए यार, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर शूट करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 में अपना क्या है, एक एंटिटी एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विद ए कस्टमर फॉर द सेल ऑफ ए टेंजिबल एसेट ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर ₹1 मिलियन, कि वो 1 मिलियन के अंदर वो सेल करेगी। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंक्लूड करता है कॉल ऑप्शन को दैट गिव्स द एंटिटी द राइट टू रीपरचेज द एसेट फॉर 1.1 मिलियन। अब देखो जितने भी रीपरचेज एग्रीमेंट होते हैं ना, पहली चीज़ ये ध्यान में रखना कि ये तो है ना क्या है रीपरचेज एग्रीमेंट, मतलब कि ट्रांजेक्शन को इन्होंने ऑल्टर किया है, ठीक है, वो रियल में ट्रांजेक्शन कुछ और ही है, इन्होंने उसका स्वरूप ही चेंज कर दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एंटिटी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या था कस्टमर को कि वो उसको टेंजिबल एसेट बेचेगी। ओके,
कितने में, 1 मिलियन में। तो अब अगर यही होता है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये ए है जो कि सेल कर रही है किसको, बी को, तो अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होगा, एसेट की पोजीशन इसके पास चली जाएगी, पैसा इसके पास आ जाएगा, राइट ना, यहाँ पे एसेट जाएगी, यहाँ पे मनी आएगी ना। अब उसके बाद में क्या होता है, रीपरचेज ऑप्शन है, मतलब ये ए जो है बी को देगा एसेट और इससे मनी रिसीव कर लेगा, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, बी है वो क्या करेगा, वापस से ए को एसेट बेच देगा और उससे मनी रिसीव कर लेगा, ये इसके लिए रीपरचेज एग्रीमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो किसके पास है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन है। देखो 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, ठीक है, जिसके अंदर वापस से बाई करने का पावर है किसके पास में, सेलर के पास में, ओके। और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू सेल होता है। सेल कौन करेगा, हमेशा जिसने बाई करी है प्रॉपर्टी को, तो जो बायर था उसके पास में हमेशा पुट ऑप्शन होता है कि वो सेल कर सकता है, ओके। अब यहाँ पे बताओ किस तरह से ये इस ट्रांजेक्शन को करोगे, अगर उसके पास में 1.1 मिलियन में वापस खरीदने का राइट है तो, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2001, ओके। तो देखिए अब इसको अपन पढ़ते हैं। एक तरह से मैंने अभी आपको बोला था, इंडियस का बेस क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इंडियस क्या है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग कमरे हैं, उसके अंदर हर एक में एक अलग अलग कमरा बना हुआ है हर एक इंडियस के लिए। और वो जो बिल्डिंग है उसका बेस जो है, उसकी जो नींव है ना, वो क्या है, वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ओके। वो क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, जिसके ऊपर पूरे सारे के सारे टिके हुए हैं कि वो कहते हैं कि हमें ट्रांजेक्शन की रियलिटी को प्रकट करना है रेदर देन उनके लीगल नेचर को। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की रियलिटी क्या है, आपने 1 मिलियन में ख़रीदा है, ओके, और 1 मिलियन में बेचा है, जिससे आपके पास में 1 मिलियन रुपीज़ आ गए। और आप क्या करोगे, आप उसको 1 मिलियन को विथ इंटरेस्ट पे कर दोगे और वापस से अपनी एसेट को घर पे लेके आ जाओगे। यानी 1 मिलियन को 1.1 मिलियन में दोगे और वापस से 1 मिलियन को 1.1 मिलियन के अंदर आप करोगे एंड वापस से अपनी एसेट को अपने घर पे लेके आ जाओगे। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर यह एक फाइनेंस ट्रांजेक्शन है, ओके। एक लोन अरेंजमेंट टाइप से ज़्यादा लग रहा है रेदर देन एक रीपरचेज एग्रीमेंट। मतलब रीपरचेज एग्रीमेंट है वो एक फॉर्म है किसका, फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन का। तो इन दिस अबव केस वेयर द एंटिटी हैज़ ए राइट टू कॉल बैक द गुड्स अपॉन ए सर्टेन डेट, तो कस्टमर है वो ये कहा ही नहीं जा सकता कि कस्टमर ने कंट्रोल अक्वायर किया है सिर्फ कि भाई उसने परचेज़ कर लिया, बिकॉज यहाँ पे एंटिटी के पास में क्या है, स्टिल रीपरचेज राइट है। एंड इसीलिए वो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 1 मिलियन है, वो लोअर है देन द रीपरचेज प्राइस, ओके। वो रीपरचेज प्राइस से क्या है, कम है, इसीलिए ये कंसिडर किया जा सकता है कि ये एक तरह से क्या है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एंड अकाउंटेड एज फॉलो। किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा, जो भी अमाउंट आपने रिसीव की है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी एज ए लाइबिलिटी, एंड जो भी डिफरेंस है, जो भी आपने रिसीव किया ना अमाउंट, सेल प्रोसीड जो भी आपकी, ओके, उसको आप लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे। एंड जो भी सेल प्राइस है, रीपरचेज प्राइस है, ठीक है, उनका जो भी डिफरेंस है वो फाइनेंस कॉस्ट चला जाएगा एज पर रीपरचेज टर्म के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59 रीपरचेज का। मैं एक बार अगली वीडियो में 59 का यानी रीपरचेजिंग वाले कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा फिर से, और फिर अपन 60 से लेके 79 तक के सारे क्वेश्चन है 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।